एक बार अनंत जी बीमार हो गए। उन्हें लगा अब अंत समय पास ही है। उन्होंने सोचा मेरे मरने की बात मेरे बच्चे घर की जमीन जायदाद को लेकर झगड़ना ना लगे, क्योंकि ये पैसा सगे भाइयों में भी दरार पैदा कर देता है। उनके जाने के बाद कहीं बच्चे उन्होंने सालों में समाज में जो इज्जत कमाई है वो कहीं मिट्टी में ना मिला दे। ये सोच सोचकर अनंत जी का दिल बैठा जा रहा था। ये भी एक बड़ा कारण था कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सरकारी विभाग में सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए थे उन्हें। दोनों बेटे नौकरी से लग गए थे। अपने अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी वाली जगह पर रहते थे। कभी कभी तीज त्योहार पर 1-2 दिन के लिए आ जाते थे। एक बेटी थी, उसको भी अच्छे घर में ब्याह दिया था। पत्नी शीला जी और अनंत जी अकेले रहते थे। पत्नी अनंत जी के लिए चाय बनाकर लाई, उन्हें बैठा कर पिलाने ही वाली थी, तभी अनंत जी ने उनका हाथ पकड़ चाय का कप मेज पर रखने का इशारा किया। क्या हुआ जी, आज चाय नहीं पीनी? नहीं, तुम जतिन सुजल को फोन कर बुला लो। मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा समय बचा है मेरे पास। अनंत जी भावुक होते हुए बोले, ए जी ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुंह से। अभी तो आप 100 साल जिएंगे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। शीला जी अनंत जी के हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए बोली, तुम्हारे कहने से मेरी उम्र थोड़ी ना बढ़ जाएगी, तुम सबको फोन कर दो बस। शीला जी ने भारी मन से बेटे को फोन किया। दोनों ने यही कहा, माँ पापा को अच्छी अस्पताल में भर्ती कर दो, अभी इतना काम है, अभी नहीं आ सकते। पापा तो वैसे भी छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही शीला जी ने कहा, पापा को कुछ जरूरी बातें करनी है तुम लोगों से, इतना सुनते ही दोनों बेटे प्रॉपर्टी की सोचने लगे। माँ से बोले, ठीक है माँ, पापा को दिखाना जरूरी है, कल छुट्टी लेकर आते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू बच्चों सहित घर आ गए। पर ये क्या, अनंत जी तो अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को चहकता हुआ देख बेड पर तुरंत उठकर बैठ गए। ए जी, इतने दिनों से तो बिस्तर पर हो, सारे काम मुझसे करवा रहे हो, आज कैसे उठकर बैठ गए और अपने आप कंघी से बाल बनाने लगे? शीला जी चिढ़ाते हुए अनंत जी से बोली, तुम्हें पता है ना, मेरे सौन चिरोटे आए हैं। मेरे बिट्टू को उसका दादू हीरो जैसा बना ठना अच्छा लगता है। पिछली बार देखा नहीं था तुमने, कैसे मेरे बिखरे बाल देखकर गुस्सा हो गया था, खुद ही बनाने लगा था मेरे बाल, तब जाकर बोला अब लग रहे हैं मेरे दादू हीरो। उसके बाद ही मुझे पार्क ले जाता था बैट बॉल खेलने। दोनों बेटों ने, बहुओं ने, पोतों ने अनंत जी और शीला जी के पैर छुए। दोनों पोतियों ने नमस्ते किया। चहकता हुआ 5 साल का बिट्टू दादू की गोद में उनकी गर्दन से चिपक कर बैठ गया। अनंत जी उसे दुलारने पुचकाने लगे। बिट्टू ये क्या कर रहा है, तुम्हें बताया था ना दादू की तबीयत ठीक नहीं है, हट जा उनकी गोद से, यहाँ बैठ जा। बड़ा बेटा जतिन अपने बेटे को डांटता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं कोई बीमार नहीं, मेरे बच्चे आ गए हैं, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छोटा बेटा सुजल बोला, ये सही बात है पापा, असल से ब्याज प्यारा होता है, ऐसा प्यार कभी हम पर दिखाया है जैसा आप बिट्टू पर कर रहे हो। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अचानक से हंसते हंसते अनंत जी की खांसी उखड़ गई कि सांस फूलने लगी। शीला जी ने तुरंत पानी पिलाया। बेटों ने सहारा दिया, उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ, जतिन बोला। नहीं, ये तो रोज का है। शीला, तूने रेखा बेटी को फोन नहीं किया क्या? उसे नहीं बुलाया? अनंत जी की जुबान लखा रही थी। जी नहीं, मुझे लगा आपको सुजल जतिन से ही बात करनी है, इसलिए उसे तो नहीं कहा मैंने। तभी तपाक से बड़ी बहू रानी बोली, पापा जी वैसे भी घर की बातों में दीदी को बुलाने की क्या जरूरत, उनके अपने काम है, हम ही कैसे कैसे अपने काम छोड़कर आए हैं हमें ही पता है, अब खामखा उन्हें क्यों परेशान करना, जो बात करनी है आपको कर लीजिए, हम सब हैं ना। सभी बहू बेटों ने रानी की बात से हामी भरी। तभी पता नहीं कहां से अनंत जी में इतनी ताकत आ गई कि दहाड़ती हुई आवाज में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे कहा तो बहू रेखा तुम्हारी नंद इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। इस घर के लिए जाने वाले फसलों को जानने का हक उसे भी उतना ही है जितना तुम्हें है, इसलिए उसे भी बुलाना उतना ही जरूरी है जितना तुम लोगों को। वो पापा जी, मैं तो बस इसलिए बोली कि दीदी को भी काम होंगे, हम हैं तो सही आपकी देखभाल के लिए। आप कह रहे हैं तो मैं कर देती हूँ दीदी को फोन, इसी बहाने सब मिल लेंगे, सिकपकाती हुई आवाज में रानी बोली। ठीक है बहू, उसे आ जाने दो, फिर बात करता हूँ। अनंत जी बिल्कुल नारियल के स्वभाव के थे, ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम। सुजल जतिन घर की दोनों बहुएं दूसरे कमरे में गए। भैया, अब दीदी का इंतजार करेंगे, मुझे तो 2 दिन की ही छुट्टी मिली है,
कब पापा अपनी बात बताएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सुजल उदास होते हुए बोला। हाँ, हम तो बहुत फ्री हैं ना, हमें तो जैसे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तू भी कैसी बात करता है, हम भी 2 दिन की छुट्टी पर ही आए हैं। रानी, रेखा दीदी कब आ रही है? तुमने फोन किया? हाँ, कह रही है रात तक पहुंच जाएंगी। तभी शीला जी की आवाज आई, जतिन सुनना जरा। दोनों बेटे आंगन में आए। उनकी दवाइयां खत्म हो गई है। अभी तक तो सामने वाली रमा आंटी का बेटा ले आता था, पर अब तुम लोग आ गए हो तो ले आओ। अच्छा नहीं लगता उससे कहना, जब घर में 2 बेटे हैं। शीला जी दवाई का पर्चा जतिन के हाथ में थमाती हुई बोली। जतिन ने पर्चा देखा, उस पर पिछला बिल 7,000 का बना था। इतने पैसों का बिल देख जतिन सुजल से बोला, अभी सफर की थकान है, सर दर्द हो रहा है, तू ले आ दवाई। सुजल ने पर्चा देखा था, वो भी सकपका गया। वो कुछ कहने ही वाला था, तब तक शीला जी अंदर से आई, ये ले जतिन पैसे, इतने में आ जाएगी दवाई। तब जाकर दोनों भाइयों की सांसों में सांस आई। शाम के समय घर की बड़ी बेटी रेखा दोनों बच्चों के साथ आ गई। आते ही अपने पापा के गले लगकर काफी देर तक रोती रही। शिकायत करती हुई बोली, बताया क्यों नहीं पापा, इतनी तबीयत खराब कर ली है आपने अपनी। भाभी ग्लास लेकर आए, जूस लेकर आई हूँ, पापा को अपने हाथों से पिलाऊंगी। तंदुरुस्त करना है पापा को। तू मेरी फिक्र छोड़, इतना लंबा सफर करके आए हैं, पहले चाय नाश्ता कर ले। अनंत जी कंपकपाते हुए बोले। बोला तो जा नहीं रहा, पहले आप जूस पीजिए तभी मैं कुछ खाऊंगी। अपने हाथों से बिटिया रानी ने उन्हें जूस पिलाया। ये सब देख बेटे बहू एक दूसरे को देख इशारा करने लगे। खाना पीना खा सभी लोग अपने कमरे में चले गए। रेखा बोली, मैं पापा के पास ही सोऊंगी, तुम यहाँ मत सो, जा कूलर में सोना, मेरी बलगम की बदबू आती है मेरे कमरे से, तेरी सोना भी तेरे बिना नहीं सोती। अनंत जी बोले, तो भैया आप सो जाए, इतने दिनों से माँ पापा का ख्याल रख रही है, अब हमें उन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। रेखा जतिन से बोली। इतना सुन जतिन बोला, पापा मैं सो जाऊंगा आपके पास, पर अब सब लोग आ गए हैं, आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना, कर लीजिए। ये सुन अनंत जी ने सब बच्चों को आंगन में इकट्ठा होने को कहा। अनंत जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अपना डंडा संभालते हुए बैठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, बोले, पता है बच्चों, तुम लोग जब छोटे छोटे थे तब तुम्हारी माँ की नौकरी का पत्र आया था। खुशी के मारे तुम्हारी माँ फूली नहीं समा रही थी, पर अगले ही पल जैसे ही उसने दूध मुहे सुजल की तरफ देखा, उसे उठा सीने से लगा लिया, उस पत्र को बक्से में डाल दिया। तुम तीनों की परवरिश में हम दोनों ने बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना किया। मेरी छोटी सी क्लार्क की नौकरी में पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों को किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए कितनी बार शीला ने अपने जेवर गिरवी रखे। किसी रिश्तेदारी में ब्याह होता तो बहाना लगा देती कि तबीयत खराब है, नहीं तो बेचारी का सबके बीच मजाक बनता। जाती भी तो सबकी नजरों से बचने की कोशिश करती। हाथ पर मुंह रखकर जम्हाए लेते हुए जतिन बोला, पापा इसमें क्या नई बात है, ऐसा सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पैदा किया है तो पालना भी तो हमें ही है। हाँ पापा, भैया सही तो कर रहे हैं, क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप भी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी जरूरी बात करिए। फिर सभी लोग सोए। सफर की थकान भी है हम सबको। सुजल थोड़ा रोष में बोला। क्या बोला तू, टाइम वेस्ट? जब तुझे कोख में 9 महीने रखा तब मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था। जब तुम बीमार पड़ते थे, तेरे पापा ऑफिस में आंधी तूफान में अपने ऑफिस में छुट्टी चढ़ाकर अपनी साइकिल से हाँफते हुए आते थे, पूरी पूरी रात तुझे गोद में लेकर घुमाते थे। तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने तेरे साथ दिल्ली गए, वहां 4 दिन रहकर तेरे रहने सहने की व्यवस्था करके आए थे। जब जतिन का अपने दोस्त के गलत काम में नाम आ गया था तो कैसे अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे तुम्हारे पापा ने। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब ये चैन से सो पाए। तब हमारा भी टाइम ही वेस्ट हुआ था ना अनुज। आज शीला जी जीवन में पहली बार अपने बेटे से उसके विरोध में ऊंची आवाज में बोली थी। दूसरी तरफ रेखा और अनंत जी की आंखों से आंसू तैर आए थे। भैया, माँ सही कह रही हैं, पापा अपने मन का कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। ये हमारे माँ बाप जब हमसे बहुत दूर चले जाएंगे तो उनकी आवाज को भी तरसेंगे हम, कि कहीं से पापा आवाज लगा दे। क्या यह इमोशनल ड्रामा लगा रखा है दीदी आपने? बी प्रैक्टिकल, जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। ये सब तो नॉर्मल बात है जो माँ पापा ने की है। जतिन बोला। तो ठीक है, मैं अपनी बात पर आता हूँ बेटा, तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मेरा पहला फैसला मेरे इस घर को लेकर है।
अनंत जी बोले, बच्चों मैंने ये घर अपने पोतों के नाम किया है क्योंकि इस घर से मेरे और शीला की बहुत यादें जुड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुनिया से जाते ही तुम लोग इस घर को बेचकर अपनी नौकरी वाली जगह पर बस जाओ। इसी बहाने तुम लोग मेरे नन्हे मुन्ने इस घर में आते जाते तो रहेंगे। वैसे भी अच्छी विकसित कॉलोनी में है हमारा घर, जमीन की कीमत बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। मेरी पोतों को भी यह घर उनके 18 साल होने पर ही मिलेगा। जब तक शीला है वह रहेगी, फिर तुम लोग इसकी देखभाल कर सकते हो। ये क्या पापा, इतने सालों में तो ये घर खंडहर हो जाएगा और हम तो बेचेंगे ही इस घर को जब हमें रहना ही नहीं है, जतिन बोला। तो तूने पहले ही सोच लिया कि तू इसे बचेगा। जब मैंने इतनी सालों तक इसे वैसे का वैसा ही संभाले रहा, तो क्या तुम लोग अपनी जेब से हर साल कुछ पैसा खर्च कर इस घर की मरम्मत रंगाई पुताई नहीं कर सकते? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटा। मुझे पता है तुम लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी अंत समय में तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं रहने देगी। ये घर मेरे पोतों के लिए सोने की मुर्गी साबित होगा। फिर अनंत जी आगे बोले, मेरी जितनी आरडी-एफडी है वो मैं शीला को दे रहा हूँ। अगर वह बीमार पड़े तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। अगर इन पैसों की जरूरत ना पड़े तो शीला इन्हें रेखा और तुम्हारे बच्चों के नाम कर सकती है। गांव का बाबूजी के आशीर्वाद के रूप में मिले 4 कमरे और खेत मेरे जाने के बाद तुम लोगों को ही हो जाएंगे। पर तुम उसे बेचोगे नहीं, इसका तुम्हें हलफनामा देना होगा। ये धरोहर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां तक बनी रहे, यही चाहता हूँ। हर बात पर आप शर्त क्यों लग रहे हैं? हमारे नाम हो गई कोई चीज तो उसका हम कुछ भी करें, सुजल झल्लाता हुआ बोला। तुझे मंजूर हो मेरा फैसला तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें मैं दे सकता हूँ ये सब जिन्हें जरूरत है। अनंत जी रोष में बोले, रहने दे छोटे, वो सब देखते रहेंगे। पापा, बाकी इस घर का सामान सोने चांदी के जेवर और वह चौराहे वाली 2 दुकानों का तो आपने बताया नहीं, जतिन बोला। जेवर की बात सुन दोनों बहुएं अनंत जी के और नजदीक आई। कैसा जेवर बहुओं की जरूरत का? सब जरूरी जेवर तो उन्होंने हर शादी ब्याह में जरूरी मौकों पर शीला से पहले ही निकलवा लिया। वो पापा जी अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, अभी तो बहुत सी चीजें मम्मी के पास ही है, छोटी बहू तपाक से बोली। पर तू भूल गई वो दिन जब शीला की कान के झुमके टूट गए थे, उसे रज्जू दीदी के बेटे के ब्याह में जाना था। उसने तुझे कितना कहा कि बहू जो झुमके तुझे दिए थे वह दे दे पहनने को, पर तू बहाना बनाती रही कि वो तो मेरे मायके में रखे हैं, लॉकर में। बेचारी शीला कुछ ना कह पाए, चुपचाप आंसू बहाते हुए नकली झुमके साड़ी से ढककर पहनकर चली गई। पूरी शादी में सबसे नजरें चुराती रही कि कहीं कोई पहचान ना ले। तुम्हारे ससुर की बनवाई हुई चीजों पर उसकी पत्नी हक नहीं दिखा सकती, फिर तो मैं दुनिया का सबसे असहाय पति हुआ जो अपनी पत्नी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो पापा जी, मम्मी जी, क्या ही इस उम्र में वो मान टीका झुमके जेवर पहनी अच्छी लगेंगी? ये तो बहू पर ही शोभा देते हैं, बड़ी बहू बोली। और क्या वो 10 तोले की पायल मम्मी जी पर क्या अच्छी लगेगी? मम्मी जी, आप मुझे अपने झुमके और पायल दे दो और दीदी को मान टीका। दीदी को तो वैसे ही पहले ही मुझसे ज्यादा मिल चुका है, छोटी बहू बोली। छोटी है छोटी ही रहे, समझी? क्या ज्यादा मिल गया मुझे? झुमके तो मैं ही लूंगी। दोनों बहुएं तू तया पर उतर आईं। ये सब देख जतिन तेज आवाज में बोला, चुप करो तुम दोनों, अब एक भी शब्द आगे कहा तो जो भी घर की सोने की चीजें तुम्हें मिली है उसे वापस माँ के पास आने में समय नहीं लगेगा। दोनों बहुएं जतिन की तेज आवाज से डर जाती है, घूंघट लंबा कर पीछे की ओर खिसक जाती है। पापा, अब जो भी जेवर माँ के पास है उसे उनके पास रहने दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों पहले ही माँ से सब ले चुकी है, जतिन सरल भाव में बोला। हाँ पापा, मुझे भी नहीं पता था। माँ चाहे तो रेखा दीदी को दे सकती है क्योंकि उनकी शादी तंग हालत में हुई थी, तब हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, छोटा बेटा सुजल बोला। हाँ पापा, मुझे भी कोई समस्या नहीं है, जतिन बोला। पर हमें तो है, दोनों बहुएं तपाक से बोल पड़ी। हमारे आगे की बेटी है, उसे क्या देंगे? अगर तुम्हें आपत्ति है तो अपने अपने घर का रास्ता नाप सकती हो। अपनी बेटियों के लिए उनका बाप है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जतिन बोला। तू कैसे बात कर रहा है बहुओं से? यही सिखाया है हमने तुम्हें। अब दोबारा कभी हमारी बहुओं से इस लहजे में बात की तो समझ लेना, अनंत जी कंपकपाती आवाज में बोले। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज की कमी नहीं। बस आप लोग अच्छे से रहो, रेखा बोली। तो मैं अब तुम लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। रही बात दुकानों की, तो वह मैंने अपनी पोतियों और नातिन के नाम की है।
जब उनकी पढ़ाई या ब्याह या किसी भी आड़े समय में जरूर हो तो तुम लोग बिना संकोच के खर्च कर सको। यह न सोचना कि यह तो लड़की है, इन्हें नहीं पढ़ाना ज्यादा, समझे। इतना बोलते बोलते अनंत जी की खांसी उखड़ने लगी, सांसें तेज होने लगी, फिर भी वो बोलते रहे। इस घर का सामान मेरे और शीला की बात तुम लोग आपसी समझ से बांट सकते हो। पर अब उन्हें बोला नहीं जा रहा था। वो जमीन पर गिरने ही वाले थे कि जतिन ने दोनों हाथों का सहारा दे अनंत जी को कंधे पर ले लिया। छोटे, गाड़ी की चाबी ला, तुरंत गाड़ी में सहारा दे बैठाया। तुम दोनों मीना और रानी बाकी पापा की जरूरी सामान और दवाएं लेकर बैठो। माँ तुम बच्चों के पास रहो। क्यों परेशान हो रहा है तू? अब समय नहीं है मेरे पास। वो डॉक्टर मुझे मशीन पर डालकर लाखों रुपए बना देंगे। अनंत जी लंबी लंबी सांस लेते हुए बोलते रहे। अब आप चुप रहो पापा, इतनी शक्ति जान नहीं आपकी पापा, सुजल बोला। जल्दी से सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लिया। बचने की उम्मीद बहुत कम थी, पर सभी बच्चों की और शीला जी की दुआओं से अनंत जी ठीक हो गए। कुछ दिन उन्हें आराम करने की ही सलाह दी गई। दोनों बेटे उन्हें गोद में उठाकर निवृत्त कराते नहलाते। ये सब देख अनंत जी और शीला जी की आंखों से आंसू स्वतः ही निकल जाते। अब मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को आए 1 सप्ताह हो गया। अब अपनी अपनी नौकरी पर जाओ, कमाओ खाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारा मालिक गुस्सा ना हो जाए। अभी आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप और माँ मेरे साथ चल रहे हो, जतिन बोला। रानी भी बोली, हाँ पापा जी, बच्चे भी अपने दादी दादू के साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं भी पास में ही हूँ, वीकेंड पर आ जाया करेंगे, सुजल बोला। हाँ ये सही है छोटे। तो पापा अब मैं चलती हूँ, आपके बहू बेटे आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जब जरूरत हो तो बता दीजिएगा, रेखा दबाए आंखों से बोली। जतिन ने रेखा के सर पर हाथ फेर दिया। दीदी आप इतनी बड़ी हो फिर भी छोटे बच्चों की तरह रोती हो। बच्चों का आपसी प्रेम देख अनंत जी की उम्र खुद ब खुद बढ़ गई। अब वह दुनिया से निश्चिंत होकर जा सकते थे। शीला जी से बोले, हमारे घर की गठरी मजबूतों से बंधी है, इसे कोई नहीं खोल सकता। अनंत जी को वसीयत सुनाए 10 साल हो गए हैं, वह पहले से भी ज्यादा हटे कट्टे हो गए हैं। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।